सभी को मैं नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में बात मैं करने जा रहा हूं हिस्ट्री ऑप्शनल का। और हिस्ट्री ऑप्शनल में दो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न आंसर डिस्कस करूंगा और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा जिनका खास हिस्ट्री ऑप्शनल है कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। क्योंकि हिस्ट्री में मोस्टली जितने भी मैं कॉपी देखता हूँ सब में एवरेज आंसर रहता है। दैट मीन्स कि अगर वो आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो मुश्किल से 25-24 मार्क्स 50 में से आपको हिस्ट्री में आएगा, तो उससे आपको अच्छे मार्क्स गेन नहीं होगा। तो मैं जो आपको मॉडल्स में बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आप इस तरह से अगर लिखेंगे तो हर एक मतलब कि जो आंसर में आपको 30 से लेके 32-33 नंबर तक भी मिल सकता है। और जब मैं हिस्ट्री से ऑप्शनल दिया था तो मैं ऐसा ही लिखा था, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स था। तो वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से एक अच्छा कंटेंट के साथ हिस्ट्री लिखा जाए और एक बेहतर मार्क्स गेन किया जाए। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन से डिस्कस करा रहा हूँ ये मेरे द्वारा ही चलाए जा रहे डेली आंसर राइटिंग का है और जो मैं टेस्ट ही चलाता हूँ हिस्ट्री का। तो इसको आप ध्यान से देखिए और जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है हो सके तो पेन और कॉपी लेके साथ बैठिए और ताकि आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं दो क्वेश्चन आपके सामने भी डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बीपीएससी में बार बार पूछता है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिनके सहयोग से अंग्रेज भारत में अपना राजनीतिक आधिपत्य करने में सफल हो पाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा है। दिखने में भले ही आसान लगता है, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे वे में लिखेंगे ना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इसमें नंबर लाया जा सकता है। अगर आप एवरेज लिखेंगे तो आपको वही 24-25 दे के आपको छोड़ देगा। तो यहाँ पे आइए, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है। चूँकि ये 50 नंबर का प्रश्न है, 50 मार्क्स का प्रश्न है, तो 50 नंबर के प्रश्न में कम से कम कोशिश करना है कि लगभग मोटा मोटी 500-550 शब्द लिखा जाए, 5 पेज के आसपास आंसर लिखा जाए। क्योंकि देखिए छोटा आंसर भी लिखने से भी नंबर नहीं मिलता है, तो अपने को थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो डिमांड है मेनली कि उन परिस्थितियों का वर्णन करना है मेनली जिनके सहयोग से, जिनके हेल्प से जो है ना अंग्रेज जो है ना भारत में अपना राजनीतिक आधिपत्य करने में सफल हो पाए। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के पर्पज़ से आई। लगभग 1757 तक ये व्यापार में अपना व्यस्त रही। बट 1600 से लेके 1757 के बीच में हमारे देश की ऐसी कुछ घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ों में वो भावना पैदा किया कि नहीं, हम भारत को जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी घटना 1757 का प्लासी युद्ध था। और प्लासी विजय ने ही के बाद से ही अंग्रेज़ों का जो है जिस तरह से उनका अभियान चला और वो अभियान जाके अगले 100 साल में ख़त्म हुआ। और ये 1857 आते आते अंग्रेज़ पूरे भारत को अपना उपनिवेश या गुलाम बना चुका था। तो ये परिस्थितियाँ कैसे क्रिएट हुई, आखिर ये 100 वर्षों की कहानी क्या थी, तो इसी में आपको आंसर को लिखना और काफ़ी दमदार तरीके से लिखना है। और मैं बताऊंगा कैसे दो इसका मैं भूमिका लिख के दिखाऊंगा, कैसे निष्कर्ष लिख के दिखाऊंगा। उन सारी बातों को मैं काफ़ी डिस्कस करूंगा। जिनको हिस्ट्री में आंसर राइटिंग नहीं करने आता होगा, इस वीडियो देखने के बाद आपको, मेरा उम्मीद है कि आपको ये आ जाएगा। ऐसे फिर देखिए किसी भी आंसर का एक भूमिका हमको लिखना चाहिए। देखिए भूमिका हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भारत विजय लगभग 100 वर्षों में पूरी हुई। इस विजय को लेकर जॉन सीले ने कहा है कि अंग्रेज़ों ने भारत विजय किसी उद्देश्य से नहीं किया है। वहीं कुछ इतिहासकार का मानना है कि अंग्रेज़ों की भारत विजय योजनाबद्ध प्रक्रिया थी। इन दोनों मतों के विपरीत ब्रिटिश की भारत विजय के पीछे कई अन्य कारक भी जिम्मेदार थी। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कभी आप हिस्ट्री का प्रश्न लिखें तो इतिहासकार का कोटेशन जरूर डालें, इससे आपके आंसर में वेटेज आता है, आपका आंसर दमदार होता है और अच्छे मार्क्स गेन करने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो यही लिखना चाहिए और मैंने भी यही लिखा था एग्जाम में। अगला दूसरा आप भूमिका क्या लिख सकते हैं इसे करके कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से धराशायी और लहूलुहान पड़ा था। वहीं मराठा साम्राज्य पानीपत की तीसरी लड़ाई के पराजय से शांत थी। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश जो व्यापार करने आए, परंतु भारत की राजनीतिक दुर्बलता को देखते हुए 100 वर्षों में भारत को क्या कर लिया,
जीत लिया। ये दूसरा भूमिका हो गया, आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना, या तो तीसरा भूमिका क्या लिख सकते हैं कि जिस मुगल साम्राज्य व मराठा साम्राज्य ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से दुनिया को चकाचौंध कर दिया, वही 18वीं सेंचुरी में दोनों अवनति की ओर जा रहा था। इसी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने भारत विजय की यात्रा शुरू की, जो 1857 तक पूरी हुई। इसके विजय के पीछे कई कारक उत्तरदायी थे। देखिए मेरा अगर तीनों अगर भूमिका आप देखिएगा तो तीनों भूमिका क्या कह रहा है, तीनों भूमिका कहीं ना कहीं प्रश्न की डिमांड को फॉलो कर रहा है। इसमें मैं बार बोलता हूँ, जब भी कभी आप भूमिका लिखिए, ये नहीं कि भूमिका कुछ और लिखिए, मंगल ग्रह फैला के लिखिए, नहीं, आप टॉपिक को पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न के इर्द गिर्द घुमा के आप भूमिका लिखिए, तो इसमें ज़्यादा नंबर मिलने का चांस होता है। ये मैं 3 भूमिका लिखा हूँ, आपको जो भूमिका अच्छा लगे आप इसमें आराम से इसको लिख सकते हैं। आगे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे इस चीज़ों को लिखा हूँ कि जहाँ तक ब्रिटिश साम्राज्य के भारत विजय की परिस्थिति की बात है तो हम इसे निम्न रूपों में बांट कर देख सकते हैं। हम यहाँ देखिए 2 रूप में बांट कर दिखा है। मैक्सिमम कॉपी में सिर्फ जो कहीं बुक में जो लिखा हुआ है वही आंसर में आ जाता नहीं, आपको आंसर में अपना कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, अपना कुछ डायमेंशन ब्रेक करना पड़ेगा। और मैं बार बोलता हूँ, जब भी कभी कोई आंसर लिखिए उसको इतने अधिक डायमेंशन ब्रेक कर दे कहीं कोई लीकेज रहे नहीं, कहीं मास्क मतलब कटने की संभावना ही ना रहे। अब देखिए मैं क्या किया हूँ, ब्रिटिश विजय जो हुआ भारत में, परिस्थितियाँ हमने 2 पार्ट में बांट दिया। एक भारतीय परिस्थितियाँ कुछ थी और एक ब्रिटिश परिस्थितियाँ कुछ थी। अब आप अगर आप इसका आंसर पहले कभी लिखे होंगे तो आप सोचिए कि बात तो सही है, 2 परिस्थितियाँ थी। अब हम लिखाएंगे भारतीय परिस्थितियाँ कैसे कैसे जिम्मेदार हुई कि जिसने अंग्रेज यहाँ पे हमारे यहाँ कब्जा कर पाए। अब देखिए हमेशा जब भी कभी कोई हिस्ट्री का कोई भी आंसर होता है तो उसमें 3-4 पक्ष आप निकाल लीजिए। राजनीतिक पक्ष होता है, आर्थिक पक्ष होता है, सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है और अन्य भी कई सारे सैन्य पक्ष होते हैं। ये सब पक्ष आप हमेशा कभी हिस्ट्री का आंसर ले या कोई भी आंसर लिखा तो कारण में या पक्ष में आप 3-4 पक्ष जो है आराम से इसको ईजिली बांट सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो भारतीय परिस्थिति हम जो सबसे राजनीतिक कारक जो सबसे पहला आपका था कि मुगल राज्य का कमज़ोर होना। आपको पता है कि जो 1526 में बाबर जिस मुगल एम्पायर की स्थापना किया था वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग अब अवसान की ओर जा रहा था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक भले ही सब शक्तिशाली पावरफुल वहाँ का था राजा, बट उसके बाद स्थिति काफ़ी क्या हो गई, ख़राब हो गई। आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर देन जो है ना मराठा साम्राज्य की शक्ति का क्या होना चाहिए, खास कर जब पानीपत की लड़ाई मराठा हार गए उसकी शक्ति तो पूरी तरह ख़त्म ही हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे अब इसमें कई सारी क्षेत्रीय शक्तियों की आपस में क्या हो गई, लड़ाई होगी। आप इसको यहाँ पर लिखेंगे कि कई सारी लोकल जो क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपस में आई और ये लड़ी, जिससे क्या हुआ कि हमारे देश में एक जो है ना दुर्बलता की स्थिति आ गई। और इसी समय एक पी स्पीयर ने एक इतिहासकार बोलता है, इस प्रकार अंग्रेज हिंदुस्तान की इस लावारिस जागीर के उत्तराधिकार सिद्ध हुए। मतलब आपको ये कथन यूज करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना। दूसरा हमारे यहाँ एकता का क्या था, अभाव था। भारत एक राष्ट्र की उस समय संकल्पना नाम का कोई चीज़, इंडिया एक नेशन है ऐसा कोई उसमें संकल्पना नहीं था। आप इसी चीज़ को ना थोड़ा सा और डिटेल में 2-3 लाइन सब में लिख देंगे तो आपका ये भारत की परिस्थितियाँ क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। फिर जो है अब सबसे बड़ी बात है ब्रिटिश परिस्थितियाँ हम क्या लिखे। ब्रिटिश परिस्थितियाँ कई सारा था, जिसमें सबसे पहला ये था कि उनका आधुनिकीकरण और तकनीकी उनका कारण था अंग्रेजों का, जिसमें उनके पास अस्त्र था, भौतिक सभ्यता में वो भारतीयों से काफ़ी आगे थे। यूरोपीय बंदूकची भारतीयों से 3 गुना तेज बंदूक चला सकते थे। औद्योगिक क्रांति वहाँ हो चुका था, पुनर्जागरण का प्रभाव था वहाँ पे, ठीक है। फिर सैन्य कारण में क्या था, उनका जो है ना सैनिक अनुशासन में रहते थे, उनको नियमित वेतन मिलता था। ये सब आपको डिटेल में लिख देना, ठीक है ना। बाकी प्रशासनिक कारण में ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी अनुशासन में रहते थे, अपने अधिकारियों की बात मानते थे। भारतीय अधिकारी का जातिगत धर्म आदि पर हम लोग काफ़ी बटे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है ब्रिटिश के पास क्या था, योग्य सेनापति था। क्या था, योग मतलब कि उनके पास क्लाइव था, हेस्टिंग्स था, वेलेस्ली था, लॉर्ड डलहौजी था। भारत के पास भी हैदर अली, रंजीत सिंह थे, परंतु सामरिक तंत्र में निपुण नहीं थे। भारतीय आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। यहीं पर एक इतिहासकार जो है ना पर्सिवल स्पीयर कहता है कि एक भारतीय नेता की विजय, देखिए कितना बड़ा लाइन है, एक भारतीय नेता की विजय उसकी अपनी विजय थी, जबकि एक अंग्रेज जनरल की विजय जनरल की विजय थी। कितना बड़ा बात है। और ये एक दृष्टिकोण व्यक्त करता था, क्योंकि जिससे हम लोग क्या हुए, हार गए। तो अगर आप ये सब कुछ कर कथन यूज करेंगे ना एग्जाम में तो नंबर काफ़ी अच्छा है। और मैं बार बोलता हूँ हिस्ट्री के किसी भी 50 नंबर के प्रश्न में आपको कम से कम 3 कोटेशन तो यूज करना ही चाहिए, वो भी
रिलेवेंट होना चाहिए उस आंसर के। हमको लगता है कि बहुत अच्छा मार्क्स, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, इसलिए आप इसको, और ये कहाँ मिलेगा, ये आपको कोटेशन जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, और मैं बार बोलता हूँ बुक्स में जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए BL ग्रोवर का आप बुक पढ़िए, ठीक ना। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम के जितने भी कोटेशन दिए गए हैं लास्ट में स्पेक्ट्रम के बुक में, उस कोटेशन को आप कहीं एक जगह कॉपी में लिख लीजिए। फिर आप जो है ना टीच योर सेल्फ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पढ़िए। फिर आप जो है ना इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है मध्यकालीन भारत के लिए पढ़िए, और अखिल मूर्ति सर की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, उसको पढ़िए। या नहीं तो एक बुक है, नाम है दीनानाथ वर्मा सर की बुक, वो पढ़िए। यही 4 बुक पढ़िए, बाकी एक क्वेश्चन बैंक रखिए, इससे आपका हिस्ट्री आराम से जो ना हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आर्थिक काल में हम क्या लिखे हैं कि व्यापार काफ़ी उनका उन्नत था। प्लासी के विजय के बाद उन्होंने हमारे टैक्स सिस्टम लागू कर दिया, उनका इनकम का सोर्स बढ़ गया। अब वो जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी वो तो अपना राजनीतिक प्रभुत्व आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो हुआ। और ब्रिटिश का हमसे कहीं ना कहीं गतिशील होना, वहाँ पुनर्जागरण हो चुका था 14वीं शताब्दी में, तर्कवाद था उनके पास, वो आधुनिक मानसिकता से जो है ना मतलब कि वो लोग थे। तो ये जो है ना कुछ आपका ऐसे करके इसको अच्छे से अगर वर्णन करके लिखिएगा, एक दो कथन डाल के लिखिएगा, तो हमको लगता है कि इसका जो है ना अच्छा आपको मास ज्ञान होगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे हम निष्कर्ष अच्छा लिखा, हम देखिए निष्कर्ष में लिखे हैं कि निष्कर्ष है ब्रिटिश के द्वारा भारत विजय के पीछे कई एक कारक उत्तरदायी नहीं था, कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारतीय और ब्रिटिश की आंतरिक कारक जिम्मेदार थी। अतः एक राष्ट्र के रूप में भारतीयों को इतिहास से लगातार सीखते रहने की जरूरत है। आपसी लड़ाई, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, जातिवाद जैसे तत्व सिर्फ देश को तोड़ने का काम करते हैं तथा विदेशी शक्तियाँ इसका फ़ायदा उठाती है। क्योंकि आप अगर इतिहास पढ़ें, इतिहास का डिफिनेशन ही है कि अतीत का अध्ययन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट, मतलब कि हम अतीत का अध्ययन तो करते हैं बट हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य, मतलब कि और इतिहास का परिभाषा ये भी, इतिहास तो सीखने का ही नाम है। हमने जो गलती किया वो आगे ना करें, वही हमको इतिहास सिखाता है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं। और अतः एकता, अखंडता, संविधानवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता का ही भारतीय राजनीतिक प्रणाली का मूल मंत्र होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे लिख के अपने आंसर को क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप ऐसे करके अगर जो चीज़ों को लिखेंगे, फ्लो चार्ट, डायग्राम, आंसर को दिखना चाहिए आपने क्या क्या लिखा, तो आपको अच्छे मार्क्स ज्ञान किया जा सकता है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन था कि भारतीय धन का निर्गमन किस प्रकार हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा। मतलब हमारे देश में जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है तो यहाँ से काफ़ी सारा पैसा वो अपने देश ले जाते हैं, कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे देश पर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, प्रश्न का डिमांड सिंपल है, 50 नंबर का प्रश्न है, अब लोग 500 अक्षर आपको लिखना है। तो आप सबसे पहले दिखाना पड़ेगा धन का निर्माण होता क्या था, ठीक है ना, उसको दिखाना पड़ेगा, उसमें क्या क्या एलिमेंट थे, किस प्रकार से कितने चरण उनका हुआ, और अंतिम उसका क्या इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ा। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसका एक भूमिका लिख देते हैं कि धन के निर्गमन का तात्पर्य ऐसे धन है जो भारत से इंग्लैंड को भेजा जाता था तथा इसके बदले भारत को किसी प्रकार का भौतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रणाली की विचित्र विशेषता थी जिसके अंतर्गत भारतीय संसाधनों की लूट के माध्यम से पूरा किया जाता था। इस लूट को बड़े ही नियमित तरीकों से अंजाम दिया गया। 1757 की प्लासी विजय के बाद शुरू हुआ यह लूट 1947 तक चला। इन लगभग 200 वर्षों की आर्थिक शोषण से सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत भूखमरी, अकाल व गरीबी की बारंबारता से क्या हो गया, तबाह हो गया। मैं यहाँ पे भूमिका में कुछ चीज़ लिखने का कोशिश किया कि जो प्रश्न का क्या है, डिमांड है, ना कोई एक्स्ट्रा बात, ना कोई फालतू बात, सीधे टू द पॉइंट लिखिए और आप अच्छे नंबर पाइए। आगे आप यहाँ लिखे हैं कि अगर हम धन की निकासी की मदों की चर्चा करते हैं, हम यह कई रूप में देखते थे। गृह व्यय उनका होता था, यह भारत सचिव द्वारा कर्मचारियों के वेतन में खर्च होता था, ब्रिटिश व्यापारियों का लाभांश के रूप में कुछ मिलता था, सैनिक असैनिक खर्चे होते थे, ब्रिटिश वस्तुओं के खरीदने में किया गया खर्च होता था, फिर सार्वजनिक वस्तुओं का कुछ खर्च था, कंपनी के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वसूले गए भूराजस्व, चुंगी, नवाबों से लिया गया पेंशन भी कहीं ना कहीं जो ये उनको पैसा होता था। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के मदों के रूप में भारत से पैसा भेजा जाता था। भाई यहाँ पे दिखा दिया कि कौन कौन सा उनका पैसा था जो कि यहाँ से हमारे देश से वो भेजते थे। आगे अब यहाँ पे भारत से शांतिपूर्ण और सुनियोजित रूप से हो रहे धन के निर्गमन पर दृष्टिकोण कई भारतीय बुद्धिजीवियों और नेताओं द्वारा समय समय पर दिया जाता रहा। इन बुद्धिजीवियों ने यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार भारत का धन विदेशों को भेजा जाता है। इस संदर्भ की पहली कड़ी दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा है कि धन के निर्गमन को अनिष्टों की अनिष्ट, देखिए मैं बार बोलता हूँ,
कथन को यूज कीजिए, अनिष्टों की अनिष्ट की संज्ञा दी तथा ब्रिटिश शोषण नीति को उजागर किया। आगे आरपी दत्त ने बड़ी अच्छे ढंग से अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में धन की निकासी को कई चरणों में व्यक्त किया, जो निम्न है। अब मैं कौन कौन सा कैसे फंसाया उसको मैं दिखा रहा हूँ। पहला आपका था वाणिज्यिक या व्यापारिक चरण, जिसमें कि 1757 से लेके 1757 से लेके 1813 तक है। दत्त के अनुसार प्लासी विजय के बाद 57 से लेकर 1765 के बीच लगभग 60 लाख पाउंड धन राशि इंग्लैंड भेजी गई। वहीं बक्सर विजय के बाद 1765 से लेकर 70 के बीच लगभग 40 लाख पाउंड की रकम इंग्लैंड के माल में भेजी गई। इसी प्लासी विजय के बाद कंपनी अब व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति रूप में परिवर्तित हो गया था तथा अपनी शक्ति का प्रयोग कर अधिक से अधिक लाभ कमाने लगा। अगला था मुक्त व्यापार चरण। आपको पता है कि 1830 से लेकर 1858 तक है। इसमें आप क्या है, इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। औद्योगिकरण के कारण उत्पादन अधिक होने लगा था। निर्मित माल भारत लाया जाने लगा। कपड़ों को निर्माता देश को ही कपड़ों से भर दिया गया। हम जो कि कपड़ा बनाते थे, औद्योगिक क्रांति वहाँ सब कपड़ा यहाँ आ गया तथा भारतीय कुटीर तथा हस्तकरघा उद्योग का तो बिल्कुल ही नाश ही कर दिया गया। इसके अलावा अधिक से अधिक लाभ कमाने हेतु आयात निर्यात दरों को अंग्रेज व्यापारी अपने पक्ष में बनाए जाते थे। इन सभी कारकों ने मिलकर धन की निकासी को और आसान बना दिया। वहीं दूसरी ओर कृषि का वाणिज्यीकरण भी कर दिया गया ताकि उद्योग को कच्चे माल आसानी से कम दाम पर मिल सके। एक चीज़ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एक लाइन अगर जोड़ना चाहते हैं कोटेशन, जैसे यहाँ लिखा है ना कि भारतीय और हथकरघा उद्योग का नाश हो गया, तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि भारतीय बुनकरों की हड्डी भारतीय मजदूरों में बिखरी पड़ी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलता है ये। तो आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कैसे हमारे धनों को फिर निकाल। देखिए, एक कोटेशन कई सारे बात को कह देता है। अगर आपको याद है, उस पर कमांड है और ये कमांड कोई नॉर्मल तक चीज़ों पर नहीं आता है, ये आपको एक्सपीरियंस से होता है। और आपको ऐसे कभी नॉर्मल कॉपी जो चेक करता है वहाँ आपको नहीं बताया जाएगा। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, वही आपको इस कथन या कोटेशन को यूज करने सिखा देंगे। अब जिनको पास है ही नहीं तो वो कैसे सिखाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी कॉपी आप चेक करें, एक अच्छे मेंटर से कॉपी चेक कराइए, एक अच्छे टेस्ट से आपको जुड़ना बहुत ही क्या है जरूरी, ताकि आपका चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो सके। अगला था वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इसमें क्या है, उपरोक्त दो चरणों से अत्यधिक मात्रा में धन का संचय इंग्लैंड में हो चुका था। अब जमा किए गए धन को भारत में अवसंरचना जैसे सड़क, रेलवे, जहाजानी आदि में निवेश किया गया। यहाँ पर हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया कि भारत में आधुनिक उद्योग का विकास ना हो। निवेश करने की शर्त में गारंटी युक्त ब्याज देने का निर्णय किया, कि पैसा हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा तो है, लेकिन उनका ये भी पर्पस था कि नहीं, हम इंडिया में इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने देगा, इंडिया में उद्योग लगेगा तो हमारा बना हुआ माल खरीदेगा कौन। इस प्रकार 200 वर्षों की आर्थिक लूट से भारत संपन्न देश से विपन्न देश बन गया। भारत से हुए धन की निकासी को कई यूरोपीय विद्वानों ने गलत बताया है। जॉन सुलिवन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था कुछ स्पंज की तरह है जो कि गंगा के तट को सोख कर टेम्स के किनारे निचोड़ दे। देखिए, ये जो जॉन कितना बड़ा स्टेटमेंट बोलता है, इस स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि किस तरह से हमारी धन की निकासी खतरनाक वे में हुई थी। तो मैं बार बोलता हूँ, ऐसे कथन, ऐसे आप हर एक 50 नंबर के प्रश्न में 2 या 3 लिखिए। 2 या 3 कोटेशन आपके मार्क्स में कम से कम 5 नंबर का जो है ना करेगा बढ़ोतरी। अगर अभी आपको अगर 25 मार्क्स आ रहा है तो आपको 30-32 आराम से कर देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आप इसको जरूर करें। और ये आपको कोटेशन करने के लिए, आपको सोच के लिए आपको BL ग्रोवर की बुक पढ़िए। आप जो है ना जो स्पेक्ट्रम में जितना भी कोटेशन दिया, मैं पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम का सिर्फ कोटेशन पढ़ने बोल रहा हूँ। लास्ट के चैप्टर में उसमें काफ़ी सारे अच्छे कथन दिए हुए हैं, उस सब को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और जहाँ जहाँ जो लगे उसको यूज कर लीजिए। अगला, आप धन के प्रभाव क्या हुआ। आप देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ कि भारतीयों की क्रय शक्ति घट गई, ऑब्वियस सी बात है घटेगी। भारतीय कुटीर लघु उद्योग नाश हो गया है। जिस भारत की पहचान पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया से होता था, अब वह भारत अकाल भुखमरी मुँह में समा गया। भारत में आधुनिक उद्योग का विकास नहीं हुआ। आर्थिक शोषण ने भारतीयों की रास्ता का, हाँ एक चीज़ हुआ कि हमारा जिस तरह से आर्थिक शोषण हुआ, हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं रास्ते का विकास हुआ। और खासकर जो दादा भाई नौरोजी ने, आरपी दत्त ने जिस तरह से इस धन की निकासी को दिखाया पूरे भारत के लोगों के सामने, तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई, पनपी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि धन के निर्गमन से
निगमन से भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था टूट गई, व्यापार अधिशेष वाला देश व्यापार घाटा वाला देश बनकर क्या हो गया, रह गया। आप इसको ऐसे करके जब आंसर को अगर कंप्लीट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होगा, और ये मतलब कि आप 500 वर्ड के आसपास अपने आंसर को ले जाकर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसको हिस्ट्री में ऐसे ही प्रश्नों को लिखना चाहिए, कथन स्टेटमेंट जो भी प्रश्न का डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। और जो मैं जो डेली आफ्टर प्रोग्राम चलाता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ, जो भी कॉपी चेक करता हूँ उसमें बोलता हूँ कि आपका ये भूमिका गलत है, इसको काटिए, आपका बॉडी पार्ट यहाँ पे इसको हटाइए, यहाँ से यहाँ ये डालिए। तो मैं यहाँ पे जब जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं इस तरह मतलब कि उन लोगों को गाइड करता हूँ। तो इसलिए जिनको भी हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज और डेली आफ्टर डे प्रोग्राम में जुड़ना है, नीचे नंबर दिया गया, आप उससे कांटेक्ट करके इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अब बाकी और भी कुछ हिस्ट्री का, जैसे कि एंशिएंट है, मेडाइवल है और वर्ल्ड है, मेरा कुछ मैं मॉडर्न अफेयर से मैं ला दूंगा यूट्यूब पे, मैं कोशिश करूंगा लगभग जो। और इसी ध्यान रखिएगा, आपको जो 4 सेक्शन जो हिस्ट्री का होता है उसमें एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है और क्या है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो आप लोग क्या करें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करें और यहीं से मन में विचार करके जाए कि हमको एंशिएंट हिस्ट्री 2 क्वेश्चन लिखना ही लिखना। इसे पढ़े जो वैदिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त काल है, हर्षवर्धन है, यहाँ क्वेश्चन तो आना ही आना है। अगर आप यहाँ से अगर अच्छे से करें, यहाँ 2 क्वेश्चन आप आराम से इजीली लिख देंगे। बाकी मुगल काल में जैसे कि दिल्ली सल्तनत है और जो आपका जो मराठा साम्राज्य है और मुगल एम्पायर है, अगर इस तीनों टॉपिक को आप करके जाएंगे तो यहाँ एक क्वेश्चन आप इजीली लिख सकते हैं। खास करके अलाउद्दीन खिलजी हो गया या फिरोज शाह तुगलक हो गया या अकबर की नीति हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कर लें। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री मेरे ख्याल से जैसे कि ये अभी जो मैं क्वेश्चन 2 बताएं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो गांधी युग में जो मूवमेंट हुआ वो कर लीजिए, फिर वामपंथी जो कैसे कैसे विकास हमारे देश में होता है उसको कर लीजिए, क्रांतिकारी कर लीजिए। ये सब आपको मतलब कि मॉडर्न में मैं जहाँ डेली आफ्टर प्रोग्राम कराता हूँ मैं पूरा टॉपिक का लिस्ट दिया, इस बार कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक ना। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको जैसे कि इसमें वाणिज्यवाद आ सकता है, फिर सामंतवाद है या 30 वर्षीय युद्ध है, इसको करना चाहिए। फिर अमेरिकी जो है ना आपका क्रांति है, फिर रूस है, आपका फ्रांस की क्रांति है, फिर जो है ना जर्मनवाद और जो इटलीवाद है, ये सब आपको जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये अपने डेली आंसर प्रोग्राम में दे दिया हूँ कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, और उसी अकॉर्डिंग मैं अपना डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराता हूँ और क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। इसको ऐसे करा। और अभी समय है लगभग, आज तो 13 नवंबर है, अभी लगभग आपके पास है 40-45 दिन है। अगर अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, फैक्टर टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपका आराम से क्वेश्चन जो है ना हो जाएगा। और कोशिश करेंगे हमेशा कि एंशिएंट से हमको 2 क्वेश्चन लिखना, यही मन एंशिएंट से 2 लिखिए, मेडाइवल से 1 लिखिए, मॉडर्न से 2 लिखिए और वर्ल्ड से 1 लिखिए। ऐसा प्लानिंग करके अभी जाइए आप मन में, हाँ कि हमको ऐसा करना है। वहाँ पे जब तक आप कुछ मन में प्लान नहीं करेंगे उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाएंगे। हाँ, उसको अपने इस रणनीति के अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। बाकी जो अगर किसी को जो कोई डाउट हो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।